नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 12 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस से चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आपको आज 25 प्रश्न कराए जाएंगे। इन 25 प्रश्नों के आप जवाब लाइव में दे सकते हैं, लाइव सेशन में, और 5 बजे यह क्लास होती है। तो कल भी 5 बजे यह क्लास होगी और कल के क्लास में पार्ट 4 के साथ में जो ये चैप्टर है बायोलॉजिकल प्रोसेस जैव प्रक्रम, ये कल अंततः आपका समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला है अच्छी लग रही होगी, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले हमने जो है अध्याय नंबर 6 में जैव प्रक्रम वाले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में हमने आपसे 2 पार्ट में आपको कराया था, जिसमें हमने 55 प्रश्न देखे थे। आज 56 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दंत क्षय या दंत क्षरण किसके कारण होता है। तो दंत क्षय या दंत क्षरण की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे टूथ डीके का कारण पूछा गया है। दंत क्षय या दंत क्षरण का कारण पूछा गया है। ऑप्शन ए है, जीवाणु द्वारा बचे हुए भोजन पर शर्करा के विखंडन से बनने वाले अम्ल के कारण होता है। जीवाणु द्वारा बचे हुए भोजन पर शर्करा के विखंडन से बनने वाले क्षारक के द्वारा होता है। मसूड़े की बीमारी के कारण होता है। तो दंत क्षय या दंत क्षरण की बात करें तो यहाँ पर अगर राइट आंसर आपका जो है ये है, ए है, जीवाणु द्वारा बचे हुए भोजन पर शर्करा के विखंडन से बनने वाले अम्ल के कारण दंत क्षय या दंत क्षरण होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो दंत क्षरण जो है, दंत क्षरण जो होता है वो इनेमल, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पाया जाता है बॉडी में, तो इनेमल और डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। सॉफ्ट होता जाता है, मृदु होता जाता है। तो दंत क्षरण इनेमल और डेंटिन के सने सने मृदुकरण के कारण भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक्चुअली में होता क्या है, तो जो जीवाणु होते हैं तो जीवाणु द्वारा बचे हुए भोजन पर शर्करा का विखंडन होता है, जिससे अम्ल बनते हैं, और उस अम्ल के कारण जो है दंत क्षय या दंत क्षरण की प्रक्रिया होती है। क्लास 10th एनसीईआरटी के अध्याय नंबर 2 के जब हम आपको प्रश्न करा रहे थे तो वहाँ हमने आपसे बात किया था कि दंत क्षय या दंत क्षरण कब होता है, जब मुंह का पीएच मान, माउथ का जो पीएच मान है कितना हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो 5.5। तो जब माउथ का, मुंह का जो पीएच मान है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तब दंत क्षय या दंत क्षरण प्रारंभ होता है। ये हमने पहले भी देखा। तो 5.5 से कम जब पीएच मान होता है तो दंत क्षय प्रारंभ होता है। किसके कारण होता है ये भी हमने देख लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन के प्रथम चरण का प्रक्रम जिसमें ग्लूकोज पाइरुवेट में विखंडित होता है, निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो यहाँ पर अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन में कई सारे चरण होते हैं, लेकिन जो प्रथम चरण होता है, इस प्रथम चरण की जो है खास बात यह रहती है कि सभी प्रकार के जीवों में एक प्रकार से होता है। और इसमें होता क्या है, तो ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में विखंडित होता है। तो ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में, ग्लूकोज टूटता है पाइरुवेट में। और यह प्रक्रम किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, पेशी कोशिका में होता है। किस में होता है, तो श्वसन के प्रथम चरण का जो प्रक्रम होता है जिसमें ग्लूकोज जो कि 6 अणु होते हैं इसमें, C6H12O6, और ये टूटता है पाइरुवेट में। और पाइरुवेट की अगर हम बात करें तो पाइरुवेट का जो फार्मूला होता है वो होता है C3H3O3। 3 कार्बन अणु वाले होते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु होता है, तो 6 कार्बन अणु वाला ग्लूकोज 3 कार्बन अणु वाले पाइरुवेट में टूटता है। और यह जो प्रक्रिया होती है ये होती है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो 57 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया है। पाइरुवेट के विखंडन से अभी हमने देखा कि पहला चरण क्या होता है हमेशा हर केस में, तो पहले चरण में ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटेगा, विखंडित होगा। फिर पाइरुवेट के विखंडन से फिर पाइरुवेट का विखंडन होता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पाइरुवेट का विखंडन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, केंद्रक या न्यूक्लियस में होती है। तो 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह जो प्रक्रिया होती है पावर हाउस ऑफ द सेल में होती है, जो कि ऊर्जा का स्रोत होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
पायरुवेट का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके जब भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे वायवीय श्वसन कहते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रक्रम में वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसी को हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अवायवीय श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? अवायवीय श्वसन का मतलब है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। तो नीलहरित शैवाल में होता है, ईस्ट जिसको हम खमीर भी कहते हैं, खमीर में होता है या मनुष्य में होता है। तो अवायवीय श्वसन की बात करें, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये सामान्यतः ईस्ट में या खमीर में होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है ईस्ट या खमीर में, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर अगला प्रश्न है, खमीर ईस्ट में अवायवीय श्वसन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में उत्पाद हमें क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, एथेनॉल या फॉर्मिक अम्ल। क्या आंसर होगा 60 नंबर प्रश्न का? तो खमीर में अवायवीय श्वसन होता है, ये हमने देखा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एथेनॉल की प्राप्ति होती है, अल्कोहल या एथेनॉल की प्राप्ति होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा भी मिलता है। एनसीईआरटी में बाकायदा आपका एक पेज में पूरा रिएक्शन दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। थ्योरी क्लास में भी आपको ये पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि किण्वन के समय ईस्ट में जो प्रक्रिया होती है उसको हम किण्वन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन के समय, ईस्ट में फर्मेंटेशन के समय या किण्वन के समय पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जो प्रक्रम होता है वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी पेशी कोशिका मसल्स सेल्स में पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में किसमें विखंडन होता है? तो 3 प्रकार से पायरुवेट का विखंडन होता है। 2 प्रकार हमने देख लिए, यहाँ पर एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला जो यहाँ पर हमने देखा था, पायरुवेट का जो विखंडन था ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का जब उपयोग करके होता है तो वायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, जैसा कि ईस्ट या खमीर में पाया जाता है। तीसरा टाइप से जो है बात करें यहाँ पर, तो एक तीसरे प्रकार से पायरुवेट का विखंडन होता है। और पायरुवेट का विखंडन में कंडीशन ये होती है कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कि ऑक्सीजन की पूर्णतया अनुपस्थिति नहीं होती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। ये आपको फ़र्क ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर होता है? तो हमारी पेशी कोशिका में, मसल सेल्स में। हम कई बार बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज वगैरह कर देते हैं तो हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, खिंचाव वगैरह आ जाता है। तो किसके वजह से आता है? तो हमारे पेशी कोशिका में जो है निम्नलिखित में से किसका जो है एक निर्माण होता है जिसके वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, खिंचाव आता है, दर्द भी होता है। तो पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में किसमें विखंडन होता है? एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न में, लैक्टिक अम्ल। तो हमारी पेशी कोशिका में पायरुवेट का ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल में विखंडन होता है। अचानक किसी क्रिया के होने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल डैश नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। तो जब कोशिकीय श्वसन होता है तो कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है किस प्रकार के अणु के बनाने में, संश्लेषण में होता है इस्तेमाल, CO2 के अणु बनाने में, ATP के अणु बनाने में, ऑक्सीजन के अणु बनाने में। तो यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ATP नामक अणु। तो ATP का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ATP नामक अणु के संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली डैश प्रकार की क्रियाओं का परिचालन करती है। तो जो ATP के विखंडन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम किस प्रकार की जो है कार्य क्रियाएं होती हैं शरीर में वो संचालित होती हैं। आंतरोष्मी जिसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, इसको ऊष्माशोषी भी कहते हैं। तो आंतरोष्मी या एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी जिसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, अजैविक या नॉन ऑर्गेनिक। तो क्या आंसर होगा 63 नंबर प्रश्न का? तो ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है और कोशिका के अंदर होने वाली जो हमारी इंडोथर्मिक जो गतिविधियाँ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनका परिचालन होता है जो ATP के विखंडन से ऊर्जा मोचित होती है उसका। तो ATP के विखंडन के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका इस्तेमाल कोशिका के अंदर आंतरोष्मी या इंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए होता है।
इसके अलावा हमने जो है पहले की क्लासेस में बात किया, एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है कैसी प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया इंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। कमेंट करके बताइए ऊष्मा शोषी होती है या ऊष्मा छेपी होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा छेपी या एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एटीपी का विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा हमें प्राप्त होता है और उस ऊर्जा की प्राप्ति से हमें जो शरीर के अंदर जो इंडोथर्मिक या आंतरोष्मी या ऊष्माशोषी जो क्रियाएं होती हैं उनका परिचालन यहाँ पर होता है। एंडोथर्मिक या आंतरोष्मी या ऊष्माशोषी प्रक्रियाओं के लिए या क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता हमें कहाँ से प्राप्ति होती, कहाँ से, तो एटीपी के विखंडन से। एटीपी के विखंडन से यहाँ पर ऊर्जा हमें मिलती है। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर एंडोथर्मिक गतिविधियों में होता है। तो 63 नंबर प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर है। और जब भी आपसे पूछेगा श्वसन किस प्रकार की गतिविधि है, क्रिया है, तो श्वसन हमेशा कैसी गतिविधि है, रेस्पिरेशन कैसी प्रक्रिया है, तो एक्सोथर्मिक या ऊष्मा छेपी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, एनर्जी करेंसी क्या होती है सेलुलर प्रोसेस के लिए? एडीपी होता है, एटीपी होता है, साथ में एसीपी होता है। तो कमेंट कीजिएगा अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। तो एनर्जी करेंसी जो होती है सेलुलर प्रोसेस के लिए एटीपी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल का उपयोग करने में एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो डैश के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो ये आपका एनसीईआरटी में एक ब्रैकेट में पूरा दिया गया है। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू डैश इज रिलीज। तो कितना एनर्जी, कितनी ऊर्जा रिलीज होती है आपको बताना है जब जल का उपयोग करने पर एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है। टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज एटीपी का ब्रोक होता है, टूटता है, खंडित होता है, तो कितना एनर्जी इक्विवेलेंट रिलीज होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है 30.5 किलो जूल पर मोल। चूंकि एक्सरसाइज में दिया गया तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसीलिए प्रश्न आपको कराया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधे गैसों का आदान प्रदान गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा करते हैं? यह हमने पहले भी प्रश्न देख रखा है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रंध्र या स्टोमेटा। तो 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पौधे गैसों का आदान प्रदान जो करते हैं वो रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से करते हैं। रंध्र जो है एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो पत्तों में पाए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान परासरण ओस्मोसिस के द्वारा, विसरण डिफ्यूजन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गैसों का जो यहाँ पर रंध्र के माध्यम से होता है किस प्रक्रिया से होता है। रंध्र तो जरिया हो गया, स्टोमेटा जरिया हो गया। अब बताना है कि किस प्रक्रिया से यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है पौधों में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विसरण डिफ्यूजन। तो विसरण या डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तो उस समय, रात्रि के समय कौन सी गैस का निष्कासन मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है? तो रात्रि में कौन सी गैस सामान्यतः निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात्रि में तो होती नहीं है, सामान्यतः दिन में होती है। और रात्रि में जब नहीं हो रही होती तो रात में कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। तो CO2 गैस का निष्कासन रात्रि में होता है, मुख्य आदान प्रदान क्रिया होती है। यहाँ पर बात करें तो दिन में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, तो इसलिए दिन में ही इस्तेमाल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में, इसलिए CO2 नहीं निकलता है। और दिन के समय की बात करें तो दिन के समय में ऑक्सीजन निकलना मुख्य घटना होती है, तो दिन के समय में ऑक्सीजन निकलता है, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल में रहने वाले जंतु ऑक्सीजन को किस रूप में उपयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं? वायुमंडलीय ऑक्सीजन के रूप में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जैसा कि वायुमंडल में उपस्थित है, विलेय ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ऑक्सीजन को किस रूप में जल में रहने वाले जो जंतुचर होते हैं वो किस रूप में लेते हैं? तो राइट आंसर है विलेय ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बात करें अगर स्थलीय जीव की, जो स्थल पर रहते हैं तो वो श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं या वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जो वायुमंडल में जो भी ऑक्सीजन उपस्थित रहती है उसी के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। हम भी या स्थलीय जीव भी श्वसन की प्रक्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन के माध्यम से करते हैं। जब भी आपसे जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए जैसे मछली वगैरह तो उनके लिए विलेय ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र में फुफ्फुस, लंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है? तो
गैसों का एक्सचेंज हो सके इसके लिए सरफेस कौन उपलब्ध कराता है, सतह कौन उपलब्ध कराता है मानव श्वसन तंत्र में, फुफ्फुस में, तो श्वसनिका ब्रोंक्यूल्स, श्वसनी ब्रोंकाई या कूपिका जिसको एल्वियोली बोलते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो मानव श्वसन तंत्र में फुफ्फुस लंग्स में कूपिका या एल्वियोली का काम होता है सतह उपलब्ध कराना, जिससे गैसों का विनिमय आसानी से हो सकता है। तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, कूपिका या एल्वियोली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब हम स्वास्थ्य अंदर लेते हैं, जब हम श्वास यहाँ पर होना चाहिए, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं या श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, हमारा डायफ्राम कैसा हो जाता है, चपटा फ्लैटन हो जाता है, गुंबद नुमा डॉम लाइक हो जाता है, चापाकार या आर्क लाइक हो जाता है। तो जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब भी हम इनहेल करते हैं या सांस अंदर लेते हैं तो उस समय हमारा जो डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो गुंबद नुमा या आर्क लाइक हो जाता है। तो दोनों यहाँ पर बी और सी किस केस के लिए, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। चपटा कब हो जाता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों केस के लिए। तो चपटा या फ्लैटन कब हो जाता है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव में श्वसन वर्णक कौन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। तो लेग हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, क्या आंसर होगा। तो कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन को कैरी करवाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की बात करें तो श्वसन वर्णक कहलाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाता है, ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता भी रखता है। लेग हेमोग्लोबिन की बात करें तो ये जो है फलीदार पौधों में पाए जाते हैं। तो फलीदार पौधों में जो वर्णक पाए जाते हैं उनको हम लेग होमोग्लोबिन कहते हैं। ये लेगुमिनस प्लांट इंग्लिश में बोलते हैं, उसी से नाम बना है। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो लेगुमिनस प्लांट में लेग होमोग्लोबिन होता है, या फलीदार पौधों में जैसे दलहन फसलें जो होती है उसमें लेग होमोग्लोबिन पाया जाता है। और मानव में बात करें तो श्वसन वर्णक होता है हेमोग्लोबिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हेमोग्लोबिन कहाँ पर होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में या रेड ब्लड कॉर्पसल्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, टिश्यू है। तो रुधिर की बात करें तो पेशीय ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तंत्रीय ऊतक है, नर्वस टिश्यू है। तो रुधिर किस प्रकार का, ब्लड हमारा किस प्रकार का ऊतक होता है, टिश्यू होता है। तो राइट आंसर है तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो रुधिर में जो तरल माध्यम होता है उसे प्लेटलेट कहते हैं, WBC कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो अगर बात करें तो रुधिर में जो तरल माध्यम होता है जिसमें कोशिकाएं निलंबित होती है उसे हम रक्त प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा या रक्त प्लाज्मा कहते हैं। रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा का pH मान कितना होता है, कितना हमने पढ़ा था, तो 7.4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो ब्लड प्लाज्मा का काम भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का तथा नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका विलीन रूप में, डिजॉल्व रूप में उनका वहन करना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का वहन किनके द्वारा किया जाता है। तो ऑक्सीजन का वहन किनके द्वारा किया जाता है, WBC के द्वारा, श्वेत रक्त कोशिकाओं के द्वारा, RBC के द्वारा, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा या प्लेटलेट के द्वारा। तो ऑक्सीजन का जो वहन किया जाता है ये रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्य प्रकुंचन तथा अनुशीतलन दाब क्या होता है। नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है ब्लड का। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी पूछे तो एक ही बात है। तो नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता क्या है, जिसको हम सामान्य ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो 80 और 120 mmHg होता है, 100 और 120 mmHg होता है, 120 और 80 mmHg होता है। क्या होता है 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर है सी, 120 और 80। तो ध्यान रखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 होता है, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। तो यहाँ पर सामान्य प्रकुंचन जो होता है, प्रकुंचन दाब होता है वो 120 होता है, और सामान्य अनुशीतलन दाब जो होता है वो 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र से रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का माप किया जाता है या मापा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। 77 नंबर प्रश्न में बैरोमीटर है, मैनोमीटर है, स्फाइगोमैनोमीटर है। तो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब का जो मापन होता है वो स्फाइगोमैनोमीटर से होता है, स्फाइगोमैनोमीटर से होता है।
कमेंट कीजिएगा बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, साथ में मैनोमीटर से क्या नापा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्लेटलेट का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, रक्त स्कंदन करना, ब्लड क्लॉटिंग करना। तो प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का काम होता है कि खून के जो है खून के थक्के बनाता है, ब्लड के क्लॉट्स बनाता है। जब कई बार हमें चोट वगैरह लग जाती है तो प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं, प्लेटलेट सेल, और इससे रक्त स्कंदन में जो है मदद मिलता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है जिससे खून बहना रुक जाता है। तो प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य होता है रक्त स्कंदन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं? तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं किनको कहते हैं? इम्यूनिटी सेल्स किनको कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं को, श्वेत रक्त कोशिकाओं के, प्लेटलेट को। तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो होती हैं वो WBC होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाओं को हम प्रतिरक्षा कोशिकाएं कहते हैं। इनका काम होता है प्रतिरक्षा प्रोवाइड करना शरीर में। आज का आखिरी प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो मछली के हृदय की बात करें तो मछली के हृदय में जो चैम्बर्ड हार्ट होते हैं ये होते हैं टोटल 2। तो ध्यान रखिएगा, मछली के हृदय में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। जल स्थलचर यानी कि जिनको हम एम्फीबियन कहते हैं, और साथ में जो सरीसृप होते हैं जिनको हम रेप्टाइल कहते हैं। तो जल स्थलचर या सरीसृप जो होते हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनमें कितने चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं? तो 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। याद रखिएगा कितने चैम्बर्ड हार्ट? 3 चैम्बर्ड हार्ट। इसके अलावा मगरमच्छ का अलग से याद रखना है। मगरमच्छ में कितने पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। मानव की बात करें तो मानव में भी आपको मालूम है कि मानव में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। पक्षियों में भी अगर बात करें, जो एप्स होते हैं यानी पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के केस में अगर हम बात करेंगे तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मगरमच्छ का। मगरमच्छ के केस में 4 चैम्बर्ड माने जाएंगे। साथ में इसके अलावा जल स्थलचर और जो ज़्यादातर सरीसृप होते हैं इसमें, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में ज़्यादातर ये 3 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको आज की क्लास के प्रश्न जो है कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। साथ में आपके आज के 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।